हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स में संवेग के संरक्षण के नियम से या न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से न्यूटन की गति का तृतीय नियम निकालना है। मतलब ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि संवेग संरक्षण के नियम से या न्यूटन गति के द्वितीय नियम से हमको तृतीय नियम निकालना है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाएं तो उसका कुल रैखिक संवेग नियत रहता है, मतलब संवेग में परिवर्तन नहीं होता। ठीक, अब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, आप सिंपल तरीके से समझ पाओगे। पहले आपको समझना है संवेग संरक्षण का नियम क्या है। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग नियत रहता है, यानी बाह्य बल के अनुपस्थिति में उसका संवेग परिवर्तन नहीं होता। ठीक, दूसरा चीज, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मतलब हम जितना बल लगाएंगे संवेग में उतना ही परिवर्तन होगा, ये चीज है। वैसे भी बल नहीं लगाएंगे तो संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, नियत रहेगा। ये रैखिक संवेग संरक्षण का नियम है। लेकिन बोला गया भाई, न्यूटन ने बताया कि द्वितीय नियम में कि जितना हम बल लगाएंगे संवेग में उतना ही परिवर्तन होगा। कुल मिलाकर के सब सेम है यार, वही चीज है। न्यूटन गति का द्वितीय नियम वही संवेग संरक्षण का नियम। भाई बल नहीं लगाएंगे तो संवेग नियत रहेगा, न्यूटन का मतलब ये आपका हो गया संवेग संरक्षण का नियम। और यदि बल लगाएंगे तो संवेग में परिवर्तन होगा, ये न्यूटन गति का द्वितीय नियम है। वैसे भी सिंपल है, इसीलिए तो कहा गया संवेग संरक्षण के नियम से या न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। अच्छा, तृतीय नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन गति का तृतीय नियम है। जैसे गोली दागते हैं तो गोली आगे की ओर जाता है, बंदूक से गोली दागेंगे है ना, बंदूक से गोली दागेंगे तो गोली आगे की ओर जाएगा, धक्का पीछे की ओर जाएगा। ठीक है, इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। आप बैलून में हवा भर लो और बैलून को छोड़ दो तो बैलून ऊपर की ओर जाएगा और जो हवा है नीचे की ओर जाएगा, है ना। जितना वेग से हवा नीचे की ओर जाएगा बैलून ऊपर की ओर जाएगा। सिंपल है, समझ रहे हो। तो ये जो है ये किसका नियम है, न्यूटन गति का तृतीय नियम, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये चीज है। ठीक, चलिए इसको समझाने के लिए हमको दो वस्तु ले लेना है कि मान लीजिए कोई दो वस्तु हैं, जैसे हमने कहा ए और बी कोई दो वस्तु हैं, है ना। डेल टी समय तक संघट्ट करते, संघट्ट मतलब टक्कर करती हैं एक दूसरे पर। अब देखिए दो वस्तु यदि एक दूसरे पर टक्कर करती हैं तो ये डेफिनेट है कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे होंगे, है ना। जैसे हम कह रहे हैं दो वस्तुएं एक दूसरे पर टक्कर करती हैं तो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। ये चीज क्लियर है। संघट्ट के पूर्व उनका संवेग P1 और P2 है, अलग अलग है ना। और यदि संघट्ट के बाद हम देखें तो संवेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा, तो कौन सा संवेग, डेल P और डेल P2 संवेग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि संवेग में कितना परिवर्तन हो जाता है, डेल P1 और डेल P2। ठीक, चलिए थोड़ा सा मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मजा तभी आएगा जब आपको समझ में आएगा। हमारे पास एक वस्तु A है ना, और इसका जो संवेग है मान लीजिए P1 है ना। दूसरा वस्तु हमारा B है, इसका संवेग कितना है, P2 है। ठीक, जब संघट्ट हो जाता है, संघट्ट जब टकरा जाते हैं, संघट्ट का मतलब टकरा जाते हैं, तो इसका संवेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है, डेल P1। संवेग क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग सदिश राशि, इसलिए वेक्टर लगा दी, यहां भी वेक्टर लगा सकते हो। और इसके संवेग में जो परिवर्तन हो जाएगा डेल P2। ठीक है, यानी कहने का मतलब संघट्ट करेंगे तो उनका संवेग तो कहीं ना कहीं बदलेगा। क्लियर है, ये चीज क्लियर है कि भाई साहब माना ए और बी दो कोई वस्तु हैं, है ना, ये दो वस्तु हैं जिनका संघट्ट के पूर्व कुछ ना कुछ संवेग P1 और P2 है। संघट्ट के पूर्व, ठीक है, अल्प समय अंतराल तक संघट्ट करते हैं, डेल टी समय अंतराल पर संघट्ट करती हैं, तो संघट्ट के फलस्वरूप इसका संवेग डेल P1 परिवर्तन, इसका डेल P2 परिवर्तन, यानी परिवर्तन कितना है उस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है कि भाई साहब ए और बी दो वस्तु, ये तो क्लियर है ना, और कुछ ना कुछ इनका संवेग होगा। तो हमने कहा P1 और P2 संवेग है संघट्ट के पूर्व, यानी संघट्ट जब नहीं हुआ तब इनका संवेग P1 और P2 है। और कुछ समय तक ये संघट्ट करते हैं, मतलब डेल टी तक संघट्ट करते हैं, तो इस संघट्ट के समय यानी इस टकराव के समय में इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, डेल P1 और डेल P2 हो जाएगा। अब रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि यदि बाह्य बल ना लगाया जाए, बाह्य बल की अनुपस्थिति में उसका रैखिक संवेग क्या होता है, नियत रहता है। यदि संघट्ट नहीं हुआ है तब उसका जो संवेग है कितना है हमारे पास, मान लीजिए संवेग कितना है, P1 और P2 है। और भाई साहब संवेग में कोई यदि बाह्य बल ना लगाए तो संवेग में परिवर्तन नियत रहता है, परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो हमने परिवर्तन कहा P1 है और डेल P2 है,
यदि संघट्ट है ना, ये देखो बाह्य बल ना लगाया जाए तो इसका मान शून्य होगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगी तो शून्य होगा। हमने कहा ना कि यदि डेल टी समय तक ये संघट्ट करते हैं तो इनमें डेल P1 और डेल P2 संघट्ट में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन है। भाई दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, संघट्ट करती हैं, तो उनमें संवेग में परिवर्तन डेल P1 डेल P2 है। लेकिन यदि इनमें बाह्य बल ना लगाया जाए तो संवेग परिवर्तन होगी ही नहीं। भाई साहब रैखिक संवेग संरक्षण का नियम तो यही कहता है कि यदि बाह्य बल ना लगाया जाए तो संवेग नियत रहेगा। तो हमने कहा हाँ सही बात है, संवेग नियत है, मतलब दोनों का मान कितना है, शून्य के बराबर है, कोई दिक्कत है ही नहीं। यदि मैं इस प्लस को इधर ले जाऊं तो माइनस में हो जाएगा कन्वर्ट, यानी डेल P1 की बराबर मैं कह दूं माइनस डेल P2, तो बिल्कुल सही है, कोई यहां पे रोक टोक नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि दोनों पक्ष में भाई साहब बराबर का चिन्ह लगा, लेकिन प्लस के कारण उधर जाने के बाद माइनस हो गया। ठीक, परिवर्तन का मतलब होता है समय के साथ, इसलिए मैं दोनों को एक चीज दे देता हूं, क्या, समय दे देता हूं। समय में क्या हो जाता है, परिवर्तन कहला जाता है, मतलब दोनों पक्षों में डेल टी का भाग दे दिया समय के साथ। संवेग में परिवर्तन समय के साथ होगा, इसलिए मैं यहां पे समीकरण 1 दे सकता हूं। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब रैखिक संवेग संरक्षण का द्वितीय नियम तो ही लगा रहे हैं कि भाई द्वितीय नियम से यदि बाह्य बल ना लगाएं तो संवेग नियत रहेगा, संवेग में परिवर्तन नियत होगी, मतलब परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। प्लस का था इधर गया माइनस हो गया, और हम दर निकालना चाहेंगे क्योंकि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम यही कहता है संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मतलब देखो, और एक चीज और मैंने कहा कि दो मेरे पास पिंड है या दो वस्तु है ए और बी, है ना, ए और बी, तो कहीं ना कहीं जब ये संघट्ट करेंगे तो एक दूसरे पर बल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो ये जो पहला लगाएगा दूसरे पर, यानी इस पर जो बल लगेगा पहला लगा रहा है दूसरे पर, ठीक है, और जब दूसरा लगाएगा पहले पर, मतलब दूसरे के कारण पहले पर। यह चीज भी पता होना चाहिए ना भाई साहब कि पहला दूसरे के कारण दूसरा पहले कर, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। भाई दो वस्तु आपस में टक्कर करते संघट्ट करती हैं तो डेफिनेट है कि एक वस्तु दूसरे पर लगाएगा तो दूसरा वस्तु पहले पर लगाएगा, है ना। जैसे हम आपको धक्का देंगे तो हमने धक्का दिया आपको, तो आपके संवेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। यहां पर थोड़ा समझना, लास्ट में लिखोगे आप लोग, बिल्कुल चिंता ना करना। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम क्या कहता है, संवेग में जो भी परिवर्तन हो रहा है डेल P1, ये जो P1 में परिवर्तन होता है ना, वो किसके कारण है, वो दूसरे के कारण है। पहले में जो परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे के कारण है, जो पहले में परिवर्तन हो रहा है वो दूसरे के कारण है, समझ रहे हो। और जो दूसरे में परिवर्तन होगा वो किसके कारण होगा, वो पहले के कारण होगा। जो दूसरे में परिवर्तन होगा, यानी मैं आपसे कह दूंगा डेल P2 में जो परिवर्तन हो रहा है बच्चों, वो किसके कारण है, पहले के कारण है, पहले के कारण दूसरे में। ये लो, यानी P1 में जो परिवर्तन हो रहा है वो दूसरे के कारण पहले पर हो रहा है, क्योंकि दूसरे ने धक्का दिया होगा तभी उसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है। यदि दूसरे में संवेग परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं पहले ने धक्का दिया होगा। अब इन दोनों का मान यदि मैं यहां रख दूं, जैसे डेल P1, तो इसका मान हो जाएगा समीकरण 1 से F12 बराबर F21। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है और यही न्यूटन गति का तृतीय नियम है, कुछ है नहीं। मतलब B ने A पर लगाया बल और यहां पर A ने B पर लगाया, क्योंकि मैंने पहले भी बोला A मेरा है, इसको मैंने 1 माना, B मेरा है, इसको मैंने 2 मान लिया। तो भाई साहब 2 ने 1 पर लगाया, यानी B ने A पर लगाया इस पर बल, और फिर A ने B पर लगाया, यानी 1 ने 2 पर लगाया। तो भाई देख लो क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल, है ना। 2 ने 1 पर लगाया, इसके विपरीत में 1 ने 2 पर लगाया, यानी कहने का मतलब वस्तु B द्वारा A पर आरोपित बल और A द्वारा B पर आरोपित बल दोनों बराबर हैं, बस दिशा विपरीत है। तो यही आपका न्यूटन का तृतीय नियम है। अब कहोगे सर आपका तो 5 लाइन में कंप्लीट हो गया व्यंजक, क्या इतने में नंबर पूरे मिल जाएंगे? बिल्कुल चिंता ना करें, विधिवत लिखना है आपको। रैखिक संवेग संरक्षण के नियम से बाह्य बल न लगाए तो कुल संवेग नियत रहता है। इसको मैंने इधर प्लस को इधर ले गया तो माइनस में हो गया। समय के साथ परिवर्तन करना, दोनों पक्षों में डेल टी का भाग दे दिया। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लगाया, संवेग परिवर्तन P1 में हो रहा है दूसरे के कारण पहले पर, है ना। फिर दूसरे में यदि संवेग परिवर्तन हो रहा है तो पहले के कारण दूसरे पर। इन दोनों का मान समीकरण 1 में रख दिया। जब समीकरण 1 में रखा तो F12 बराबर F21। भले माइनस माइनस क्या बताता है, एक दूसरे के विपरीत है लेकिन परिमाण में समान है, यानी B ने A पर जो लगाया बल और A ने B पर जो बल लगाया वो दोनों बराबर है, और यही न्यूटन गति का तृतीय नियम है। सिंपल है, तो देर किस बात की। सबसे पहले तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए फास्ट प्लीज,
है ना। और इसके बाद बच्चों ये रैखिक संवेग संरक्षण के नियम से, रैखिक संवेग संरक्षण के नियम क्या कहता है भाई साहब, यदि बाह्य बल ना लगाएं तो कुल इसका रैखिक संवेग नियत रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए तो 0 के बराबर कर दिया। बराबर में इधर ले गया तो प्लस का माइनस हो गया। अब डेल टी क्यों भाग दिए हो सर, क्योंकि भाई साहब डेल टी भाग देने का मतलब ये हुआ कि परिवर्तन समय के साथ कितना उसमें बदलाव हो रहा, वही तो परिवर्तन है, तो डेल टी का हमने भाग दे दिया। फिर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लगा दिया, पहले में परिवर्तन दूसरे के कारण, दूसरे में परिवर्तन पहले के कारण, और फिर समीकरण 1 में मान रख दिया बच्चों, फिर कह दिया हमने यही न्यूटन का तृतीय नियम है। सिंपल है, न्यूटन गति के द्वितीय नियम से न्यूटन गति का तृतीय नियम आसानी से आप निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें, और नोट्स लेना है हैंड रिटन नोट्स तो 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज चार्ज है, लेकिन बेहतर रूप से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।